आज का ये धरना देने की जरूरत कांग्रेस को पड़ी क्यों? साथियों, आप सब जानते हैं पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी लगातार एक बात की चिंता जाहिर करते रहे हैं कि इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई हो गई है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से वो खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज देश में जो सबसे वंचित, दलित, पिछड़ा व्यक्ति है उसके साथ ये सरकार अन्याय करती हुई उसको लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ चंद व्यापारी जो मोदी जी के आंखों के तारे हैं वो लगातार उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। उनका देश की जो संपत्ति थी उसके ऊपर उनका आधिपत्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? और राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में यह बात कहते आए हैं कि आज अगर सरकार में कोई पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी किसी गरीब व्यक्ति के लिए नहीं बनती, वो किसी दलित के लिए नहीं बनती, वो किसी पिछड़े के लिए नहीं बनती। आज यदि कोई पॉलिसी बनती है तो जो चंद पूंजीपति हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, उनको किस तरीके से उनकी संपत्ति में इजाफा करवाया जा सके, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ यही काम करने में पिछले 10 सालों से लगातार जारी की है उसने। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वर्षों में चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे रेलवेज हो, सरकारी संस्थान हो, उन सब का निजीकरण करते हुए कुछ विशेष जो व्यापारी वर्ग हैं, और उसमें मैं कहना चाहता हूं कि अडानी जी लगातार उनका अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे अभिषेक भाई और हम कि ये मॉडल बन गया है कि या तो जो सरकारी काम एजेंसी, सरकारी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है तो उसको किस तरीके से उसके बजट में कटौती करके उसमें किस तरीके से ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे कि वो कंपनी का नुकसान होना शुरू हो जाए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर मैं बीएसएनएल के बारे में बात करूं तो जब जियो लाने से पहले इस सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बीएसएनएल का जितना भी नेटवर्क है उसको कैसे कमजोर किया जाए। आज भी देश में यदि सबसे ज्यादा मोबाइल टावर्स हैं तो वो बीएसएनएल के पास हैं, लेकिन ये लगातार उसको कमजोर करते हुए कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि ऐसी कंपनीज जो देश को और सरकार को मुनाफा दे सकती हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए ताकि जो उसके कंपिटिटर्स हैं उनको उसका लाभ मिल सके। और जब वो खत्म हो जाती है, उसका लाभ कम हो जाता है, तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर कर उसे अडानी जी और जो माननीय मोदी जी के चहेते व्यापारी लोग हैं उनको उसको कौड़ियों के दाम में बेच दिया जाता है। यह बात आप लोग ने देखा होगा कुछ दिनों से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। हिंडनबर्ग एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी जिसने
ये घोषणा की, जिसने ये बात रखी कि सेबी जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नजर रखती है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसकी मुखिया और अडानी जी के बीच का जो संबंध है उसको खोलने का काम इस रिपोर्ट ने किया। और जब से यह रिपोर्ट आई है, यह स्पष्ट हो गया कि सरकार उन्हीं लोगों को फायदा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। साथियों, जब से यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, इनका कहना है, सरकार कहती है कि हमारी प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगाई जा रही है। इस तरीके के आरोपों को हवा नहीं दी जानी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि अगर ऐसे कोई मुद्दे सामने आते हैं तो उनको तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उसकी जांच प्रॉपर तरीके से करवाई जानी चाहिए। और कांग्रेस की मांग भी यही है। कांग्रेस चाहती है कि इसकी पूरे मुद्दे की, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा मुद्दा नहीं है, इससे जुड़े हजारों ऐसे बहुत सारे, मैं समझता हूं, इंसिडेंट्स हुए जिसमें सरकार की और प्राइवेट लोगों की आपसी साठगांठ से देश को नुकसान हुआ है। क्या ऐसे गंभीर आरोप की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्यों ये मोदी सरकार उस जांच से लगातार भागने का काम कर रही है? आज माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी ने लगातार अपनी मजबूत जनता की आवाज को रखने का, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर जब से रखने का काम किया है, मुझे खुशी है और आप सबको मुबारकबाद है कि यह सरकार घुटनों पर आई है। और बहुत सारे ऐसे फैसले जो इन्होंने पिछले समय में लिए, उनको वापस करने पर मजबूर माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा लोगों की आवाज बनकर मजबूती के साथ अपनी बात रखती है और आगे भी इसी प्रकार से रखती रहेगी। आज हम ये ऐलान करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे हमारा और आपका जीवन इससे बहुत अफेक्ट करता है। लिहाजा इस सरकार से हम मांग करते हैं कि सेबी के चेयरपर्सन को तुरंत प्रभाव से या तो वो इस्तीफा दे, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके साथ हम ये मांग करते हैं कि एक जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, जिसकी चेयरपर्सन सरकार में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होगा, उसके अंदर जांच की जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यह मांग कोई ज्यादा तो नहीं, यह तो एक जायज मांग है, क्योंकि आपको लोगों को लगता है, हम लोगों को भी लगता है, जब सरकार और प्राइवेट लोगों के बीच में साठगांठ होती है तो उससे देश का नुकसान होता है, और हम नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो। अगर आपको लगता है कि यह आरोप गलत है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? बनती है कि नहीं बनती कार्रवाई? तो मैं आप सबसे यही आपके सबके सामने कांग्रेस पार्टी की इन दो मांगों को विशेष रूप से आपके बीच में रखना चाहता था। मैं एक बात और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, और याद कीजिए कि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने एक वादा किया था हम सबसे कि उनकी सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार वो हर साल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। दुख इस बात का होता है कि वो 2 करोड़ तो भूल ही जाइए, पिछले 10 सालों में लगभग 56 लाख
लगभग 56 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई हैं इस देश में। और दुख इस बात का होता है कि आज भी जो सरकारी पद हैं उसमें 10 लाख ऐसे पद हैं जो लगातार खाली हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा था और मजबूती के साथ कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले उन 10 लाख जो नौकरियां हैं उनको भरने का काम हम करेंगे। लेकिन हालात यह है कि जब भी कोई भर्ती के लिए टेस्ट आते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। लगातार, चाहे वो यूपी में हो, राजस्थान में हो, देश के किसी भी कोने में हो, जब भी पेपर आते हैं एक गरीब बच्चा अपने मां बाप की पेट की कमाई को काटकर फॉर्म भरता है, उसकी तैयारी करता है, पेपर देने जाता है और उसको बाद में पता चलता है कि पेपर तो कुछ चंद व्यापारी लोगों ने खरीद कर पहले ही लीक कर लिया था, जिसकी वजह से यह परीक्षा रद्द की जाती है। कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है साथियों? क्या यह सरकार जिम्मेदार नहीं? इसी प्रकार से आज हालात यह है कि जब कोई एक पद निकलता है तो उसमें लगभग 10,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। बेरोजगारी इस हद तक आज देश में बढ़ चुकी है, ये चरम पर पहुंच चुकी है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये जो सोती सरकार है, जो भ्रष्टाचार लगातार करने का काम कर रही है, अपने चंद लोगों को फायदा देने का काम कर रही है, उसके ऊपर दबाव बनाएं, उनकी सोते नींद को जगाने का काम करें, उनके भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम करें। और साथियों, इस तरीके का आयोजन जब हम लगातार करेंगे, लगातार इन बातों को उठाने का काम करेंगे, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। आज खुशी इस बात की है कि माननीय राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते मजबूती के साथ हम सबका, आम जनता का पक्ष जहां लोकसभा के अंदर रखने का काम कर रहे हैं, वहीं सड़कों पर भी इस तरीके का आयोजन उनके आदेश पर, माननीय खड़गे जी के आदेश पर आज पूरे देश में सभी राजधानियों में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं, लेकिन साथ के साथ, क्योंकि हम दिल्ली से आते हैं और ऐसे में अगर हम दिल्ली की बात नहीं करें तो दिल्ली की जनता के लिए साथ भी नाइंसाफी होगी। दिल्ली की जनता ने भी एक ऐसी सरकार 2015 में, वैसे तो 13 में ही चुन दी गई थी, लेकिन 13 में ही छोड़ के 1 साल के अंदर वो भाग गए थे। लेकिन पिछले 2015 में दोबारा से आम आदमी पार्टी को जो ये बात कहती थी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आज मुझे दुख होता है कि वही आम आदमी पार्टी के नेता कब जेल के अंदर जा रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसका ट्रैक रखना एक आम नागरिक को तो छोड़ ही दीजिए, हम जैसे जो यहां नेता बैठे हैं इनको भी ट्रैक नहीं रहता। कभी मालूम होता है कि कोई एमएलए साहब ने भ्रष्टाचार कर दिया, वो जेल की दवा खा रहे। अभी वो बात ठंडी नहीं हुई थी तो कॉरपोरेशन के मेंबर ने कर दिया। और हद तो जब हो जाती है जब इस दिल्ली का मुख्यमंत्री स्वयं जो ये कहता था कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, याद कीजिए ये वही केजरीवाल जी हैं जो ये बात कहते थे
जब तक सरकार में नहीं आते थे इतने बड़े बड़े बंडल लेके साथ घूमते थे। ये कहते थे कि शीला जी ने और इनकी सरकार ने, हारून भाई बैठे हैं, मंगत राम जी बैठे हैं, किरण वालिया जी हैं, आप लोग के खिलाफ इतने बड़े बड़े चिट्ठे वो लेकर घूमते थे और कहते थे कि आज इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें मालूम था वो झूठे जो है आरोप है। 15 में केजरीवाल जी की सरकार आई, 6 महीने फिर शोर मचाया। एक व्यक्ति, कोई एक एमएलए, एक मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ 400 छोड़ ही दीजिए, चालान तक कोई जमा नहीं हुआ। और ये उस समय कहते थे कि हमें अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो तब तक बाहर रहना चाहिए। अगर इंक्वायरी में साफ पाक साफ निकल आए तो दोबारा वो मंत्री बन जाए, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब जब इस मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री जी जेल में हैं तो वो स्वयं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट वहीं से जारी करने का काम करते हैं। आज से कुछ दिन पहले तक 17 महीने तक उनके उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, कोई कार्रवाई नहीं। ये कहते थे कि हम बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अगर कोई आरोप लगेगा तुरंत इस्तीफा देंगे। आज कितने महीने बीत गए केजरीवाल जी को, क्या कोई भी अपनी बात पर वो खरे साबित हो पाए? नहीं हो पाए। और हद तो तब हो जाती है जब 17 महीने में 7 बार बेल कैंसिल होने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आते हैं तो वो दिल्ली में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई जंग जीत कर आए हो, जैसे कोई ओलंपिक से कोई मेडल जीत के आया हो। क्या इसी के लिए हमने इन सरकारों को चुना था? आज दुख इस बात का होता है कि वही मनीष सिसोदिया जी जेल से आने के बाद क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि एक बारिश में, इस बार के एक सेशन में जो बारिश हुई तो लगभग 25 लोग इस वर्ल्ड क्लास सिटी जिसको कहा जाता था माननीय शीला जी के समय में, 25 लोग डूबकर मर गए। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये उनके दुख में शामिल होते, उनके घर जाते, उनसे बात करते, उनसे चर्चा करते, अपनी गलती को मानते, जो परेशानी थी उसके समस्या का समाधान करते? लेकिन माफ कीजिएगा, ये सरकार अब आने के पश्चात भी जिन लोगों को जनता ने उनकी पीड़ा, समस्या और उसके समाधान के लिए चुना था, आज वही लोग अपनी जिम्मेदारी को भूलकर पुनः एक बार चुनाव के मोड में आ गए। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि ये सरकार जिसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि लोगों की पीड़ाओं का समाधान करे, उसको छोड़कर ये दोबारा से एक बार अपने राजनीतिक जो चुनाव की प्रक्रिया है, लोगों में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था उनका सोशल मीडिया और उसमें देखने को साफ दिख रहा था ये जो मनीष सिसोदिया जी की यात्रा है, ये यात्रा आम आदमी पार्टी के अंदर अपना आधिपत्य जमाने की यात्रा है। ये कोई जनता के बीच में जाकर उनके दुख और परेशानी सुनने की यात्रा नहीं है। ये बात सहमत है कि नहीं आप लोग?
इसके साथ साथ, क्योंकि आप लोग बहुत समय से हैं और मेरे सभी साथी इस बात से दुखी भी हैं कि अब इसको धरने को, प्रदर्शन को एक समाप्ति की ओर लेके जाया जाए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं कि ये सेबी की जो मोडानी का जो घोटाला, महाघोटाला हुआ है, उसमें जेपीसी की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग सब सहमत हैं? आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या सेबी की चेयरपर्सन को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम सब आज यहां प्रतिज्ञा लें कि जब तक इस सरकार की आंख को खोल नहीं दें, जब तक उनको झुका ना दें, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इस लड़ाई को निरंतर अपनी को जारी रखेंगे। आप सब यहां पर पहुंचे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि धूप भी है, गर्मी भी है और इस विषय पे बहुत कुछ बोल चुके हैं। थोड़ी एक बातों का उल्लेख करूंगा और इस मसले को सरल तरीके से बात करके जेपीसी की हम क्यों मांग कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से आपसे बातचीत करना चाहूंगा। कुछ समय पहले अडानी एक समूह है बहुत बड़ा, और दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम अडानी समूह के बारे में बात करते हैं तो हमारे बहुत से मीडिया जो गण हैं, इनके हाथ पैर थोड़े ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा के मालिक तो खुद अडानी साहब बने हुए हैं। इसलिए ये कितना यहां से आगे ले जा पाएंगे मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन इनमें जो भी यहां खड़े हुए हैं, कम से कम उनको तो मैं साधुवाद देता हूं कि इतनी आपकी हिम्मत है कि इसके बावजूद भी आप अडानी के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कार्यक्रम में हमारे बीच में खड़े हैं। तो हिंडनबर्ग कुछ सवाल खड़े करता है कि अडानी की जो शेयर संपत्ति है, उसने कहां कहां पैसा लगाया है, और उसकी गहराइयों में नहीं जाते, उसमें कुछ बहुत बड़ा घोटाला था। और जो लोग बिजनेस के परिवार को जानते हैं वो इस बात का इत्तेफाक रखेंगे। उस पर एक इंक्वायरी होती है, सेबी भी अपनी तरफ से कुछ उसमें तहकीकात करता है और फिर वो इस निर्णय में पहुंचता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है साहब, हम लोगों ने उससे इत्तेफाक रखा नहीं रखा, सेबी अपनी तरफ से कुछ निर्णय देता है। और माधवी जी जो आज सेबी की चेयरपर्सन है, वो उस समय भी इसकी चेयरपर्सन थी, और शायद अगर मैं गलत हूं तो कोई सही बताइएगा, सेबी के इतिहास में शायद पहली बार सरकारी अधिकारियों या सरकारी व्यवस्था से निकले हुए व्यक्तियों के अलावा प्राइवेट या निजी क्षेत्र से निकला हुआ शायद पहली बार कोई व्यक्ति इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। अब यह निकल कर आता है कि स्वयं माधवी जी जो हैं, इनके अपने वित्तीय कुछ रुचियां थीं अडानी समूह में, इन्होंने क्या शेयर खरीदे थे, क्या नहीं शरीके थे, उस पेचीदगियों में हमको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इतना जरूर पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है, और यह बात सही हो गई थी। अगर इसकी तहकीकात शायद माधवी जी की अध्यक्षता वाली सेबी के अलावा कोई करता तो शायद अडानी के खिलाफ जो तमाम सवाल खड़े किए गए थे, उन सवालों में बहुत ज्यादा पुख्ता से सत्य पता चलता और आज की परिस्थिति बहुत बदली हुई होती। तो अब हम लोग जेपीसी क्यों मांग रहे हैं? आपने देखा होगा स्थानीय जब भ्रष्टाचार होता है, कोई सीबीआई मांगता है, कोई कहता है सीआईडी को दे दो, कोई कहता है पुलिस की डिमांड, जेपीसी की मांग क्यों मांगी जा रही है और इसमें क्यों उचित है, यह बात करना बहुत आवश्यक है। देखिए, जब कोई गलत काम होता है, जिसको हम कहते हैं क्राइम होता है, उसको कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो सामान्यतः ऐसी चीजों पर पुलिस या सीबीआई के लोग अपनी तहकीकात कर पाते हैं। लेकिन जेपीसी, क्योंकि उसमें संसद के सदस्य होते हैं, उसका दायरा बहुत व्यापक होता है। वो अपने पूरे घेरे में जो जो सवाल आते हैं उससे दूर जाता है। इसलिए आपको याद होगा जब बोफर्स का सवाल आया था, तब भी विपक्ष ने कहा था कि हम जेपीसी की डिमांड करेंगे, और कांग्रेस ने जेपीसी की डिमांड मांगी थी। उसके बाद हर्षद मेहता का बहुत बड़ा कांड आया था, विपक्ष ने कहा था कि जेपीसी की डिमांड हम करेंगे, हमने जेपीसी की डिमांड मांगी थी। मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय भी जेपीसी की डिमांड हुई थी, और जेपीसी के पास इतना अधिकार होता है कि अगर वो चाहे तो वित्त मंत्री को भी बुला सकता है, अगर वो चाहे तो वित्त सचिव को भी बुला सकता है, और फिर इन लोगों को सामने आकर कागजों के साथ अपने सबूत देने का अधिकार होता है। और अगर किसी केस में जो आज जेपीसी का, जो आज ये हिंडनबर्ग का अडानी का केस है, और जिसमें माधवी जी की एक संलिप्तता दिखी जाती है,
सवाल इसमें यह खड़े होते हैं कि क्या उच्च स्तर पर इन बानों की जानकारी थी या नहीं थी? क्या माधवी बुच ने अपने स्वतः अपने तरीके से कोई हस्तक्षेप तो नहीं किया था कि अडानी को एक क्लीन चिट मिल जाए, या उसको सरकार की तरफ से कुछ कहा गया था? और इन सब सवालों पर जो सवाल खड़े होते हैं, इन पर तो जवाब तभी आएगा जब उस स्तर के लोग उस कमेटी पे आएंगे। सीबीआई के पास ना अधिकार है ना हिम्मत है उन लोगों से सवाल पूछने की, क्योंकि वो तो उनके अपने बॉस बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि एक कांग्रेसी होके भी और इस देश का नागरिक होके भी हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि सेबी जैसी बड़ी संस्था को भी अपने आप को पाक साफ सिद्ध करना पड़ेगा। और अगर ये पाक साफ सिद्ध नहीं होती है तो वो संस्था जो इस देश के लाखों करोड़ों निवेश पर हर दिन निगरानी रखती है, जिसके छोटे छोटे अधिकारी अगर एक कलम से एक शब्द बदल दें तो लाखों इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए खराब हो सकते हैं, ऐसी बड़ी संस्था पर जो संदेह उठेगा उसके बाद इस संस्था के ऊपर से नीचे तक बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे तो यह संदेह है कि अगर सच सामने आ गया तो 240 सांसदों का हुंकार भरने वाले प्रधानमंत्री अगले दिन फिर प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिक अधिकार भी नहीं रहेगा कि वो सरकार में रह पाए। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं एआईसीसी का कि आज पूरे देश में जेपीसी के मुद्दों को आप जैसे लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। और मैं आप सबसे यही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जेपीसी की क्या आवश्यकता है, और जेपीसी की आवश्यकता केवल एक भ्रष्टाचार हटाकर इस सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े करने की नहीं है। वो सेबी संस्था जो रोज निगरानी रखती है आपके और मेरे पैसे की, जो रोज निगरानी रखती है छोटी सी बड़ी कंपनियों की जो हमारे आपसे बैंक से लिए हुए पैसे पर आगे आगे काम करके हजारों लाखों करोड़ों कमाते हैं, वो हमारा जो संरक्षक खड़ा है हमारे पैसों का, हम उसके कामकाज में सफेदपन चाहते हैं, उसके कामकाज में साफ चीज चाहते हैं, और हमारा अधिकार और हमारे हित में उसे काम करना चाहिए। मैं अपनी बात याद करते हुए पुनः सचिन जी से यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय देवेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों को कल ही पता चला और इस जल्दी में इतनी बढ़िया भीड़ को यहां इकट्ठा किया है। और देवेंद्र भाई ये आशा करेंगे कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां सेबी के जो कार्य होते हैं उससे बहुत से लाखों करोड़ों लोग यहां प्रभावित होते हैं। यहां आपने एआईसीसी से अपने द्वारा उद्घोष किया है, लेकिन लोगों के बीच में जाना, आज यहां छोटे छोटे कॉलोनियों से लोग हमारे, कभी कोई 5 रुपया शेयर में लगा रहा है, कभी 10 रुपया लगा रहा है, वहां से लेके उनके पास जिनकी खुद कंपनियों के शेयर बिकते हैं, शायद 80 से 90% दिल्ली के वो लोग होंगे जिनका सीधे सीधे कल्याण सेबी से जुड़ता है। और इस सेबी को स्वच्छ रखने की लड़ाई में आज हम यहां खड़े हैं, और उस हर व्यक्ति जिसके देश का हित जानता है और जो सेबी का हित जानता है उसकी रक्षा में हम यहां खड़े हैं। उस अभियान को हम और भी जमीन पर ले जाएं, ये आशा हम आपसे करेंगे और मार्गदर्शन हम आपसे मांगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। मैं बोलूंगा जेपीसी, आप बोलेंगे गठन करो। जेपीसी का गठन करो। भैया ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। जेपीसी का गठन करो। जेपीसी का गठन करो। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने जेपीसी के गठन के बारे में आपको बताया। मेरे बाद कई बोलने वाले हमारे सीनियर लीडर्स हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 4 बातें आपसे करना चाहता हूं जेपीसी को लेकर। बहुत लोग पूछते हैं कि जेपीसी का गठन क्यों होना चाहिए। क्या आप जानते हैं 20,000 करोड़, कितना? 20,000 करोड़ का लेन देन है अदानी का, तभी जेपीसी का गठन होना चाहिए। क्या आप जानते हैं देश के अंदर ऐसे कानून बनाए गए कि 8 एयरपोर्ट और 13 पोर्ट अदानी जी को दिए गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि राष्ट्रीय हित को पीछे हटकर अदानी के हित पर काम करे, इसलिए जेपीसी का गठन होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी ताकतें जो मोदी जी को सपोर्ट करती हैं वो डरती हैं जेपीसी से। अगर जेपीसी का गठन हो गया तो वो गाना है ना, हम आपके हैं कौन, वो सामने आ जाएगा। ये कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए की मैनिपुलेशन करते हैं, और ये कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बड़ा पैसा देते हैं। आज का जो प्रदर्शन है
इसमें दो बातें बहुत प्रमुख हैं। एक है बेरोजगारी और दूसरी है भ्रष्टाचारी। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी का एक भाषण होता था कि सभी भ्रष्टाचारियों को बंद करूंगा, और आज जितने भी भ्रष्टाचारी मोदी जी 2014 में चिल्ला चिल्लाकर बोलते थे वो मंच में उनके साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा अशोक चव्हाण भ्रष्टाचार है, तो आज मंच में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, आज मंच में उनके साथ खड़े हैं। तो जो मोदी जी का भ्रष्टाचार मॉडल है, यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में लोगों को धमका के ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनको भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराने का माध्यम है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसी तरीके से आज जेपीसी की मांग को लेके देश भर में एक बहुत बड़ा धरना हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देवेंद्र भाई का कि इतनी धूप में, वर्किंग डे में इतने हजारों लोग आज इस प्रदर्शन में आए। यह दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से मजबूती से काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद समय पर यहां आने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और देवेंद्र भाई, एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, कुछ होर्डिंग पोस्टर की जगह हमारे लिए भी छोड़ दो। हमारे यहां पे लोग होर्डिंग पोस्टर लगाने गए, लगा नहीं पाए। वो कहते देवेंद्र भाई ने सब जगह लगा रखे, उनके ऊपर तो नहीं लगा सकते। मेरा निवेदन है दिल्ली में हमको भी थोड़ी होर्डिंग पोस्टर लगाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरीके की बेरोजगारी है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं और ये आवाज उन गूंगे बहरे कानों तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। हम सब के लिए फख्र की बात है कि हम सब की आवाज बनकर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज देश का नौजवान, देश का किसान, देश का युवा, देश की महिलाएं, मजदूर, तमाम की आवाज बनकर राहुल गांधी देश में उभरे हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला और गोदी मीडिया के तमाम चैनल ईमानदार साबित करने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह लाखों करोड़ का कर्ज माफ किया गया उद्योगपतियों का, वह आप और हमसे छुपा नहीं है। और कांग्रेस ने बहुत सारे दौर देखे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में भी रही है और सत्ता से बाहर भी रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा देश के रहने वाले लोगों के लिए काम करती है, उनकी समस्याओं को आवाज उठाती है। इस देश की तरक्की में, जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में तरक्की हुई 70 साल में, जिसको मोदी जी रोते रहते हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। आज जो हम याद करते हैं कांग्रेस के इतिहास को, जब हम पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों को जिनकी विरासत हम सब हैं, किस तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तमाम धर्मों के और जातियों के मानने वाले लोगों ने इस देश को आजाद कराया। आज जिस तरीके से दलितों के खिलाफ संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं आज हम तमाम लोग जो यहां इकट्ठा हुए हैं, यह आवाज है उन ताकतों के खिलाफ जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इस देश के अंदर दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान, बेरोजगार, अल्पसंख्यक इस देश की ताकत है। और नफरत से कभी इतिहास नहीं बनता है, एक दूसरे को लड़ाकर कभी इतिहास नहीं बन सकता। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो ये आह्वान किया है और पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेशों में आज ये तमाम लोग जो है इस गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग किस तरह बेहाल हैं।
आज राजीव गांधी जी जिनका एनिवर्सरी थी 2 दिन पहले, हम कांग्रेस के लोग कभी उनको भुला नहीं सकते। आज जो डिजिटल इंडिया का नारा मोदी जी देते फिरते हैं पूरे देश में, अगर डिजिटल इंडिया और इंटरनेट के कोई जनक थे तो वो राजीव गांधी थे। जिस तरीके से देश के अंदर यही राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रचार करते थे कि इससे नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन आज करोड़ों लोग इस इंटरनेट में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली। आज मैं समझता हूं, आज तो बड़ी हैरत अंगेज खबर, इनके मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनको 10 साल बाद होश आया कि छोटे दुकानदारों का कारोबार लुट रहा है। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स की वजह से जिस तरीके से जो मोहल्लों में, गलियों में जो दुकानें होती थी, उनका व्यापार खत्म हो गया। ये भी केवल नारा है, चूंकि विधानसभा के चुनाव सामने हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। इन तमाम चीजों के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान तभी मजबूत और एक रह सकता है जब इस देश में रहने वाले तमाम धर्मों के मानने वाले लोग, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग एक झंडे तिरंगे के नीचे खड़े होकर इस तरह के भ्रष्टाचारियों से, जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, डटकर मुकाबला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज जो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मोदी सरकार का जो भ्रष्टाचार, जो 10 साल में इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार मचाया है, ये सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी, परंतु इसने भ्रष्टाचार को इतना बढ़ा दिया है कि आज उसकी कोई सीमा नहीं रही है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मोदी जी, जो आज आप देशों में जा रहे हैं, ये सारी कांग्रेस की देन है। जब कांग्रेस ने इस भारतवर्ष को आजाद करवाया तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी कपड़े सीने की, हर चीजें हमें इंपोर्ट करते थे, कपड़ा इंपोर्ट करते थे। आज हर चीज हमारे देश में बनने लगी है, चाहे वो खाद्य की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो, हर चीजों में आज हम सक्षम हो गए हैं। ये कांग्रेस ने 70 साल में दिया है। आज जहां भी जा रहे हैं, आप कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री के रूप में, कि आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपके दूसरे जो देश हैं वो आपका सम्मान करते हैं। परंतु आपने 10 साल में देश को बर्बाद किया है, बेरोजगारी बढ़ाई है, हमारे नौजवानों को बेरोजगार किया है, महंगाई बढ़ाई है। मैं समझता हूं कि आज देश आप बिल्कुल ऐसे किनारे पे खड़ा कर दिया, जो आजादी से पहले की हालत थी, आज वो आपने देश की हालत कर दी है। मैं चाहता हूं कि आज जो ये भ्रष्टाचार सेबी में एक आदमी के लिए मचाया है, जो अडानी नाम के आदमी है, हर चीज जो सेबी के भी जो चेयरमैन रही है, उनको जब पीछे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि सेबी ने ये घोटाला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये कह दिया कि आप इसकी इंक्वायरी करो, परंतु जो सेबी की चेयरमैन थी वो इसकी पार्टनर थी, उसमें शेयर होल्डर थी, उसने जो रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट को, वो रिपोर्ट गलत दी और उसके बाद जो सेबी का कार्य था, वो सेबी का कार्य सही ढंग से नहीं निपटाया। आज फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है कि जो सेबी की चेयरमैन है वो इसकी फाइनेंशियल होल्डर रही है, फाइनेंस इसका सारा देखती थी, उसका पति भी अडानी के साथ मिला हुआ है, इसलिए सेबी ने ये रिपोर्ट नहीं दी। और आज जो हर हालत आप देखेंगे कि जो भी देखो, कोई भी बंदरगाह हो वो अडानी की है, एयरपोर्ट अडानी का है, हर चीज अडानी की है। आज जितनी भी सीमेंट फैक्ट्री है सब अडानी की है। आज गरीब आदमी
गरीब होता जा रहा है, किसान गरीब होता जा रहा है, मजदूर गरीब होता जा रहा है, एक आदमी आगे बढ़ रहा है जो मोदी की शय पे बढ़ रहा है। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आज हमें इस सरकार को हटाना है, इस सरकार को भगाना है जिसने हमारे यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, हर तरह से हर आदमी परेशान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कहीं भी वो रहने वाला व्यक्ति आज हर तरह से परेशान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये जो विशाल प्रदर्शन की बात कही गई है, मैं इसके लिए यहाँ के समस्त जनों को, जो बातें हमारे सामने आई हैं, हमने शायद इस सरकार को लाए थे इसलिए कि हमारे देश की तरक्की होगी, देश में किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, दलितों की, अक़लियतों की, महिलाओं की सुरक्षा होगी। देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल बोल के ये आए, लेकिन आज हो क्या रहा है? अभी बहुत सारी बातें आपके सामने आई हैं, लेकिन हम जो सबसे पहले देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जिसने देश को बढ़ाने का काम किया 70 सालों में, लेकिन आज ये सरकार बैठी है, 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, देश को उजाड़ने की बात कही है, देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला पड़ा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, दलितों के खिलाफ अत्याचार है, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। अभी बताया कि सेबी के रक्षक का जवाब कौन देगा, इन्वेस्टर का क्या नुकसान है, वो सरकार जवाब देगी या सरकार बताएगी इन्वेस्टर का भुगतान कौन करेगा? इस देश में जो देश के किसानों की क्या हालत रही, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। महिलाओं का, चाहे मणिपुर का है, चाहे यूपी में है, चाहे बिहार में है, या जगह जगह दिल्ली में है, जो महिलाओं की स्थिति रही है, उसका जवाब कौन देगा? केवल और केवल ये संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, और संविधान भारत की बुनियाद की वो मजबूत बुनियाद है जिस पे भारत की इमारत खड़ी है। और भारत की इमारत में, इस भारत में हर प्रकार के भाषा को बोलने वाले लोग, हर जाति के, धर्म के, भाषा के, हर प्रांत के रहने वाले लोग इस दिल्ली में भी रहते हैं, भारत में रहते हैं। कांग्रेस तो सबको लेके चली, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अत्याचार है, दलितों पे, किसानों पे, महिलाओं पे, उन सबको रोकने के लिए कांग्रेस को ये कदम उठाना पड़ा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की जनता यहाँ केवल जंतर मंत्र पे नहीं, बल्कि हम जिलों में, ब्लॉक में, गली में, पोलिंग वाइज इस बात को लेके जाएंगे। और जो हमने हथियार हाथ में लिया है, इस हथियार से ये जनता ने जिस तरह सरकार को बनाया है, सरकार को उठा के फेंकने की ताकत भी इसी जनता में है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को खत्म नहीं कर सकेंगे। राहुल जी हमेशा कहते हैं हम प्रजातंत्र के साथ हैं, कितना भी अन्याय हम पे करो, ये कांग्रेसी वो कांग्रेसी हैं जिनके दिल में एक जज्बा है गरीबों को उठाने का, गरीबों के मसीहा बनने का, महिलाओं को उठाने का, अक़लियतों को उठाने का, हमारे आदिवासी लोगों को बनाने का। हम उनकी जमीन बिकने नहीं देंगे, हम किसानों के जमीन छीनने नहीं देंगे, हम आपके अधिकारों को जाने नहीं देंगे। ये डिवाइड एंड रूल जो कर रहे हैं, वो SC ST में भी डिवाइड एंड रूल करने की बात की है, वो होने नहीं देंगे। चाहे ये इनके अनुयायी वो RSS के रूप में हो या किसी रूप में हमारे बीच में घुसे हैं, आप एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं। और मुझे विश्वास है जिस तरह से देश को बढ़ाने के लिए हम हरित क्रांति लेके आए, श्वेत पत्र लेके आए, हमने देश में कारखानों का इजाद किया, हमने किसानों को आगे बढ़ाया, हमने बहुत बड़ा एक हरित क्रांति में किसानों के लिए जो काम किए हैं, जितने भी अस्पताल बने, जितने रोजगार मिले, जितने बड़े बड़े डैम बने, सिंचाई के साधन हुए, पानी का इंतजाम हुआ, बड़े बड़े हमारे गांव बने, गांवों में बिजली, पानी, ये सब चीजें आई, ये आई कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस वो पार्टी है
जिसका इतिहास इतना पुराना है कि ये तो जब कभी जन्म भी नहीं लिया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने अपने खून से इस धरती को सींचा है। भारत की इस जमीन में हमारे कांग्रेसियों का, हमारे उन जनों का जिन्होंने अपने खून को देके इस भारत को आजाद किया, वो धरती माता पुकार पुकार के कहती है, उठो देश के नौजवानों, उठो देश की महिलाओं, उठो देश के रोजगार पाने वाले हमारे नौजवान साथी। वो बेरोजगारी को उखाड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंक के पुनः कांग्रेस की सरकार हर प्रदेश में और केंद्र में लानी होगी। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये सौगंध हमने उठाई है। इस सौगंध को उठाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें तिरंगे की आन शान बान के लिए भागना होगा, चलना होगा। राजीव गांधी जी ने जिस तरह से तिरंगे झंडे को उठाया था, सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से ऐसी स्थिति में कांग्रेस को संभाला था, आज कांग्रेस बड़ी मजबूती से खड़गे जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, सोनिया जी के साथ खड़ी है। और उनके एक आदेश पे जहां उनका पसीना गिरेगा, हमारे खून की एक एक बूंद, हमारे खून की नदियां वहां बहेंगी। हम कांग्रेस को गिरने नहीं देंगे, कांग्रेस को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब तक कांग्रेस सरकार को पकड़ के यहाँ के लोगों के लिए जो उनके अधिकार हैं, उनको अधिकार दिला नहीं देंगे, हम इन घोटालों से, हम इनकी बहुत सारी ईडी से या किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये हमारी तख्तियां लिए हुए खड़े जो बच्चे हैं वो दिखा रहे हैं इन्वेस्टर का नुकसान जो हुआ है वो सेबी की लापरवाही से हुआ है, उसका जवाब सरकार देगी। या सरकार के मददगार जो बैठे हैं, वो अनेकों नाम आप जानते हैं अच्छी तरह। हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा, देश में तिरंगे झंडे को उठाना होगा और फिर से एक भारत को वो भारत बनाना होगा जो सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला देश था, जहां दूध की नदियां बहती थी, जहां गंगा यमुना की लहरें खिलान करती थी। हमारे लोग आज उस कांग्रेस को देख रहे हैं, उस कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान साथी, हर एक व्यक्ति हमारे साथ चल के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और मैं ये कहती हूँ कि संविधान को, जो हमारा अधिकार है, संविधान को टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। वो भारत की बुनियाद है। अगर भारत की बुनियाद गिरी तो भारत की इमारत गिर सकती है। इसलिए हमें भारत को बनाना होगा, भारत को बढ़ाना होगा, भारत को मजबूत करना होगा। यही हमारा अधिकार है और यही हमारी सोच है। इसी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं आप तमाम साथियों को, क्योंकि बोलने वाले और भी हैं, मैं तमाम साथियों को जो भी यहाँ आए हैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने अपने विचारों से, यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के सिपाही हैं वो अपने झंडे को लेके अपने अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले पोलिंग वाइज जाएंगे, इस आवाज को उठाएंगे और भारत की हमारी सरकार को, इसको हटा के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल होगा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अकलियत हो, किसी जाति के, धर्म के, भाषा के बोलने वाले लोग हों, वो भारत के झंडे के नीचे, इस तिरंगे के झंडे के नीचे, इस हाथ के निशान के झंडे के नीचे मजबूती से कहेगा, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रक्षक हूँ, मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। ये सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। इसकी वो मशाल जो रोशनी करती थी पूरे विश्व में, फिर से वो मशाल उठेगी और पूरे हमारे विश्व में कहलाया जाएगा ये रोशनी किसकी है, रोशनी भारत की है, भारत के लोगों की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जेपीसी की मांग हम क्यों कर रहे हैं? माधवी पूरी बुच पहले रिलायंस में काम करती थी, रिलायंस से इसको सेबी में भेजा गया। किसको बचाने के लिए? अडानी और अंबानी को बचाने के लिए। एक कारण तो यह है कि माधवीपुरी बुच को तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि आम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लूटने का काम किया जा रहा है।
राहुल जी ने अडानी के खिलाफ तब बोलना शुरू किया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी नहीं आई थी। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सत्यापित कर दिया कि जो राहुल जी ने बोला था वो सही है। और माधवी पूरी पूछ के रिलायंस से ले आकर के सेबी का चेयरमैन बनाना, वह भी दूसरा बड़ा प्रमाण है कि अडानी के द्वारा इस देश को लूटा जा रहा है। और तीसरी बात, इस देश के प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर से जवाब मांगा है खड़गे जी ने भी, पार्टी ने भी, कि 4 जून के बाद जिस तरह से इन्वेस्टर्स को लूटा गया है, ऐसी लूट तो हमने कभी नहीं देखी थी। लाखों लोगों का पैसा डूब गया। इन 3 बिंदुओं के आधार पर जेपीसी का गठन होना चाहिए। राफेल के मामले में भी जेपीसी नहीं बनी और अडानी के मामले में भी जेपीसी नहीं बनी। पूर्व में तमाम जेपीसी का गठन हुआ है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी। क्या बात है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन करने से मोदी डरते हैं। यही प्रमाणित करता है कि आम जनता को लूटने का काम अडानी अंबानी सेबी के माध्यम से यह सरकार कर रही है। आम जनता को गरीब और गरीब बनाती जा रही, अमीर को और अमीर बनाती जा रही। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मैदान में है। भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में दिल्ली में हम मैदान में हैं। लेकिन एक बात और है कि जब राहुल जी का फरमान आए, देवेंद्र जी का आए, तभी हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्तर पर भी जहां हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से इन लुटेरे पूंजीपतियों को और ये जो लुटेरी सरकार है इसका पर्दाफाश करना चाहिए। धन्यवाद। ये आज जो प्रदर्शन बुलाया गया है वो इसलिए बुलाया गया है कि भाई जो सेबी के अंदर घोटाला हुआ है, जिसके वजह से छोटे छोटे जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने छोटी छोटी पूंजी अपनी लगाई थी वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो उसके लिए जेपीसी का गठन करके इसकी जांच कराई जाए। ये इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा नारा है और उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है। बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और उसमें शामिल रही है हर जगह। आप सेबी की जांच नहीं करवाना चाहते, गरीबों के इन्वेस्टर्स का जो नुकसान हुआ है उस पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते। अरे ये तो किस्मत की बात है और बड़ी मुश्किल से आपने 400 पार का नारा दिया था और ये कहिए कि बड़ी मुश्किल से आप दोबारा सत्ता में आ पाए और वो भी लंगड़ी लूली सरकार लेके। दूसरों की बैसाखी पे चल रहे हैं आप। तो घमंड और अन्याय इतना नहीं करना चाहिए कि उससे जनता त्राही त्राही करने लगे। आपके काल में नौजवान पूरी तरह से बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार का कोई सहारा नहीं है। आप 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर रहे थे, आप जो है 10 लोगों को भी रोजगार देने की हैसियत में नहीं है और ना ही आपने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जनों, आप सब इकट्ठा हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, संगठित हो जाएं और इस सरकार को उखाड़ फेंकें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बहुत जल्दी आपकी सरकार आएगी या आपस ही में लड़ने लगेंगे। अभी देखिए ना, रिजर्वेशन वाले इशू पे ही इनके जो अलायंस थे वो इनके खिलाफ बोलने शुरू हो गए और इन्होंने उसको वापस लिया। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे
आपकी सरकार आएगी और आपकी जितनी डिमांड है, आपकी जितनी आपने मांगे रखी हैं, आपकी बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार को मिटाने की, वो आपकी सरकार पूरी करेगी। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।